हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर जो फिजिक्स में पढ़ना है, ग्रेविटेशन। वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके जो साइंस लेंगे 11th 12th में उनके लिए तो ग्रेविटेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो लोग तो खैर बहुत प्रेम से देखें और बाकी जो एग्जाम के लिए देख रहे हैं उन लोग भी आराम से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर ग्रेविटेशन जो है वो क्या सिर्फ अर्थ लगाता है या कोई और भी लगा सकता है। तो मेरा जवाब है कि नहीं, सिर्फ अर्थ नहीं लगाता है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कोई भी एक मास दूसरे मास पे लगा सकता है, वो चाहे कोई भी हो। मतलब कि ये मार्कर जो है इस मार्कर पे भी लगा रहा है, और इस मार्कर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली। लेकिन जो अर्थ का है वो काफी फेमस इसलिए हो पाया क्योंकि अर्थ काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है और हम लोग जीता जाता उदाहरण है कि अर्थ पे हम लोग चिपके पड़े हैं, इसलिए अर्थ फेमस हो गया। वैसे लगा ये भी इस पे रहा है, लेकिन क्योंकि इसका फोर्स उतना ज्यादा है ही नहीं कि इसको अपने पे खींच पाए, इस वजह से इसका फोर्स हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन अर्थ का जो फोर्स है वो तो सबको दिख रहा है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टिंग बाय वन मास ऑन अनदर। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा अपने मास के वजह से, मतलब कि अपने वजन के वजह से। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस चैप्टर में हम लोग को कुल मिलाकर के 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा, एक्चुअली 4 साइंटिस्ट का नाम आएगा। सबसे पहले आएगा आर्यभट्ट जी का, उसके बाद आएगा न्यूटन साहब का, उसके बाद आएगा केपलर का, और एक और नाम आएगा कैवेंडिश का। और थोड़ा बहुत गैलीलियो भी है, लेकिन गैलीलियो का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर एनसीईआरटी बुक से देखा जाए तो फिर एक और नाम ऐड हो जाएगा, कौन सा? क्या है ये? आर्किमिडीज। वैसे तो हम लोग इस टॉपिक को 4th चैप्टर में ही पढ़ लिए थे और इसका वीडियो पहले से अवेलेबल है क्योंकि हम लोग 4th में ही इसको पढ़ लिए थे। वैसे इस एनसीईआरटी में शायद ये ग्रेविटेशन में दिया होगा, लेकिन हम लोग के चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अब ये 5 साइंटिस्ट का नाम कैसे कैसे आया वो देखा जाए। सबसे पहले आज से करीब 1000, 2000, 5000 साल पहले लोगों का ऐसा मानना था कि अर्थ कैसा है? चपटा है। मतलब कि चपटा मतलब कि फ्लैट है, मतलब कि ऐसा, मतलब कुछ ऐसा, ये जैसे बोर्ड है ना, मतलब कि सब समझता था कि बोर्ड के जैसा है। अगर कोई इंसान यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रह रहा है तो वो क्या सोचता था कि अगर हम इधर के तरफ गए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम समुद्र के किनारे आएंगे और वहां पे धरती खत्म होगा और हम जैसे ही इसके नीचे जाएंगे गिर जाएंगे, मतलब अर्थ सरफेस को छोड़कर के बाहर चले जाएंगे और हम मर जाएंगे। इस वजह से कई 1 साल तक कोई लोग घूमने नहीं निकला नाव के द्वारा। नाव तो बहुत पहले बना लिया गया था, लेकिन उससे घूमने कोई नहीं जाता था बाहर, बिना जान पहचान वाली जगह पे कोई नहीं जाता था क्योंकि सबको लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। ऐसा पहला साइंटिस्ट जो इस बारे में बताया कि अर्थ गोल है वो कौन सा साइंटिस्ट था? ये आर्यभट्ट। वो साइंटिस्ट बिना घूमे हुए, बिना जाने हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दिए कि अर्थ जो है वो गोल है। एक बात और वो बताए थे कि अर्थ जो है उसका अपना एक गुलाम यानी कि सैटेलाइट है जो कि मून है। ये बात सिद्ध होते होते 400-500 साल और एक्स्ट्रा लग गया, और ये बात वो 400-500 साल पहले यानी कि अभी से लगभग 1000 साल पहले बता दिए होंगे ये बात, और ये सिद्ध होने में 400-500 साल और लग गया। सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट इंसान थे इंडियन के लिए। और इसका जो सबसे बड़ा डिस्कवरी है इनका वो कौन सा है? जीरो। शाबाश। जीरो जो है वो सबसे बड़ा डिस्कवरी है। उसके अलावा ये सब भी बताए थे, मतलब कि ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। ठीक है, वैसे इंडियन है इसलिए इनका तारीफ नहीं कर रहे हैं। वैसे भी आज से 1000 साल पहले ये सब सोचना, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें से बोर्ड पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है जो टेलीस्कोप का खोज किया था, वो कौन है? गैलीलियो। सही है, गैलीलियो जो है वो टेलीस्कोप का खोज किया था। मतलब इसको भी अंतरिक्ष में, इसको एक्चुअली धरती पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था गैलीलियो को। जब से साइंस में कदम रखा तब से इसका सबसे पहला ही मोटो ये था कि हम अर्थ के अलावा जितना चीजें सबको जानेंगे। मतलब अर्थ पे जो है उसको नहीं जानेंगे, अर्थ के अलावा सब कुछ जानेंगे। इसलिए सबसे पहले अर्थ के बाहर देखने का जुगाड़ लगाया जिसका नाम रखा टेलीस्कोप। खैर ये यहाँ पे इस चैप्टर में इसलिए इसका नाम नहीं लिखा गया है। ऊपर दूसरा नाम है न्यूटन। वैसे तो न्यूटन नाम हर एक चैप्टर में आया है, मोशन में भी था, फोर्स में भी है, और अब ग्रेविटेशन में भी आ गया है। एक्चुअली न्यूटन का एक सेकेंड लॉ था जो फोर्स में पढ़ा गया था। वो कौन सा लॉ था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि ma। ये ही स्टेटमेंट को अगर इस चैप्टर में कोरिलेट किया जाए तो 90% तक हम लोग का इसका समाधान हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये भी एक टाइप का फोर्स है। और यहाँ पे जो न्यूटन सेकेंड लॉ में दिया था वो क्या दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन का काम यहाँ नहीं है, लेकिन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात कौन बताया था, न्यूटन। ये चैप्टर 2 में ही पढ़े थे। और इसको हम कॉमन सेंस से कैसे समझे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये वाला फेंका जाए, मतलब किसी के ऊपर हम ढक्कन से वार करें और अगले केस में पूरा मार्कर से वार करें, तो ज्यादा ऑफ कोर्स नो डाउट कि ज्यादा चोट किसमें लगेगा, जब पूरा मार्कर से वार करेंगे तो ज्यादा चोट लगेगा। इसका मतलब मास बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहा है। ये हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल दिए थे। तो जो ये स्टेटमेंट है उसको अगर यहाँ लागू किया जाए तो हमको ये बात पता चला कि फोर्स जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसके एफ के नीचे सुपर स्क्रिप्ट में, सुपर या सब स्क्रिप्ट में, सुपर ऊपर रहता है, सुपर ऊपर सब नीचे, तो सब स्क्रिप्ट में इसको हम जी को लिखे हैं। अब ये जो जी है मेरा वो डिनोट कर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल को। तो अगर तुमको मन है तो नहीं भी लिखो तो भी, क्योंकि चैप्टर का ही नाम ये है तो कॉमन सेंस आदमी यही समझेगा। लेकिन अगर हम ऐसा चैप्टर में पढ़ रहे होते जहाँ बहुत सारा फोर्स आता, तो वहां पे अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट करना होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, एफ जी से। जी यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में रहेगा, सॉरी सब स्क्रिप्ट में रहेगा। अब देखो मास तो एक होगा ही, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे समस्या ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो फोर्स लगा रहा है वो अर्थ है। और जो हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम लोग जो भी फोर्स का बात करते हैं, जो भी डेफिनेशन का बात करते हैं, वो किसके लिए बात करते हैं, अपने लिए। तो हम लोग जो है स्वार्थी लोग हैं, हम लोग अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे फोर्स में जो एक मास आया है वो ऑलरेडी मास जो आया है वो हम लोग का है या अर्थ का है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ का मास आया है, तो हम लोग अपने आप को खोजेंगे कि कहाँ है, तो हम लोग अपने आप को पा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब खोज ही नहीं पा रहे हैं कहाँ है हम लोग, कहीं नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को इंक्लूड कराने के लिए एक और मास को डाले हैं, इसलिए उसको हम किससे नोट किए हैं, m2 से। इसलिए नोटिस किया होगा, अगर थोड़ा बहुत पहले से देखा होगा कि m 2 बार है, एक किसका है, अर्थ का, वो तो पहले से था। हम लोग क्योंकि अपने हिसाब से डेफिनेशन बना रहे हैं, इसलिए अपना एक और डाले उसमें। मतलब ये कैसे सोचा हुआ ये बता रहे हैं। फॉर्मूला तो बनने के बाद सबको आसान लगता है कि अच्छा बन गया, वो सोचा कैसे होगा ये बता रहे हैं हम। पहले वो अर्थ का तो मास आने वाला, ये तो पहले ही सोच लिया होगा वो। दूसरा मास पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशन का बात कर रहे हैं, यानी कि एक मास का फोर्स दूसरे मास पे, यानी कि वैसे भी दो मास तो जरूरी है ही क्योंकि एक दूसरे पे लगाने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये इस पे लगेगा तो क्या ये इस पे नहीं लगाएगा। जब हम लोग सिर्फ नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे होते थे उसमें क्या था, जैसे हम किसी चीज को फेंके, ये इसको हम फेंके तो ये भी लगाता था ना फोर्स, क्या बोलते थे उसको, रिएक्शन फोर्स बोलते थे ना। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं था क्योंकि मेरा जो मोमेंटम सिर्फ था वो हम इसको जान से फेंक ही रहे थे, उसमें फोर्स लगा ही रहे थे, इसका उसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन में जैसे ही हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये इस पे बाय डिफॉल्ट लगा रहा है और ये भी इस पे बाय डिफॉल्ट लगा रहा है ना। इसको ये फेंकने जा रहा है ना इसको ये धक्का मारने जा रहा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। इसलिए यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है। इस तरीके से भी सोच सकता है। अब क्या हुआ, दो मास आया, एक आया 1 एक आया 2, जिसमें से कि एक इसको माने क्योंकि हम ग्रेविटेशन अर्थ पे देखना है, इसलिए एक हम यहाँ पे अभी इमेजिनरी नहीं करना है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में है तो इमेजिन क्यों करना, डायरेक्ट हम यहाँ सिर्फ अर्थ का बात कर रहे हैं, पहले बाद में किसी और चीज का बात करेंगे। तो एक इसको मान लिया हम मास ऑफ अर्थ को, और दूसरा जो है वो क्या मान लिया हम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि अगर अर्थ के जगह पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हम लोग जुपिटर पे रहते हैं, तो ज्यादा अपने आप में फोर्स फील करते हैं या कम फोर्स फील करते हैं, ज्यादा ही करते हैं ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। वैसे भी तुम समझ गए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मास बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि वैसे भी अगर तुम अपने कॉमन सेंस के हिसाब से भी चलोगे तो क्या लिखोगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। अब दूसरा केस में ये सोचो कि तुम अपने हिसाब से सोचो, अगर मेरा मास मान लो 70 kg, मानना क्या है 70 kg, किसी का मान लो 25 kg वाला कोई है इस क्लास में, 25 तो बहुत कम बोल दिया, 35 वाला तो कोई होगा, 35 भी नहीं है, चलो 40 kg पे डील करते हैं, 40 वाला होगा, मधु लगता है 40 kg। तो जो 40 kg का है वो अर्थ पे सेम उतना ही फोर्स से धक्का मारेगा नीचे की तरफ, या हमसे कम मारेगा, कम ही मारेगा ना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर वजन घटा देंगे तो अर्थ पे जो, जैसे हम क्या बोले कि दोनों फोर्स लगा रहा है, मान लो ये अर्थ है, इसको मत मानो, ये मान लो अर्थ है, पहला केस में हम इसको रखे
तो ये नीचे की तरफ इसको झुकाने की कोशिश करेगा ना, दबाने की कोशिश तो करेगा। अब हम सिर्फ ढक्कन को रखें तो ज्यादा जोर से धक्का कौन मार रहा होगा अर्थ को, ये पूरा ऑब्जेक्ट या सिर्फ ढक्कन? पूरा ऑब्जेक्ट ना। इसका मतलब कि मास बढ़ाने से, मतलब कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का ही मास बढ़ाने से फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m2 kb है। अब एक चीज और है जिसपे डिपेंड करता है, वो है डिस्टेंस। मतलब ये न्यूटन का स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी केपलर का चर्चा हुआ भी नहीं है। अभी किससे स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, कौन दिया था ये स्टेटमेंट, ये सब न्यूटन का बात कर रहे हैं अभी। न्यूटन ये 2 स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी ये आधा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि आधा यूज कहाँ कर चुका था, चैप्टर नंबर 2 में, जो इसका सेकेंड लॉज ऑफ मोशन था उसमें ऑलरेडी यूज कर चुका था। वहां से इसको पहले से पता था, बस इसमें ग्रेविटेशन में उसको कोरिलेट करना था 2 मास के बीच में, तो कर दिया। मास 1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास 2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वो मैटर फंसा ये कि वहां पे एक्सेलरेशन था, यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे वो सोचा कि हम एक चीज और पे डिपेंड करेगा, क्या, वो ये कि अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो दोनों के बीच में टच है, कांटेक्ट है। तो एक चीज और बताना है, वो ये कि अर्थ का जो है वो फोर्स कौन लगाता है, सेंटर, यानी कि अगर ये अर्थ है तो यहाँ सेंटर से फोर्स लग रहा होगा, यहाँ या यहाँ सरफेस से लग रहा होगा, सेंटर से। इसका जवाब कहाँ पाए हम लोग, इसका जवाब था सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 1। उसमें कैसे जवाब मिला, उसमें जवाब ऐसे मिला कि अगर हम, मतलब याद हो या फिर कभी फील किया हो कोई लोग, तो जब हम इसमें चक्कर लगाएंगे तो हम लोग का शरीर ऑटोमेटिक इधर की तरफ झुका हुआ रहता है। अगर हम इस साइड आएंगे तो हम लोग का शरीर किधर की तरफ झुका हुआ रहेगा, इस साइड की तरफ झुका रहेगा। मतलब कि ना चाहते हुए भी हम लोग का शरीर किधर की तरफ झुका हुआ रहता है, सेंटर के तरफ। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है सेंटर में। एक्चुअली गड़बड़ नहीं है, यही फैक्ट है कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर उसका फोर्स लगाता है, और सेंटर के फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर के द्वारा फोर्स लगाया जाने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। मतलब इसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, बस समझ लो कि जो सेंटर फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमको एक बात का जवाब दो कि अगर एक छोटा सा सर्कल का सिर्फ एक छोटा सा सेंटर इतना फोर्स लगा सकता है, तो यहाँ तो पूरा स्फीयर है, मतलब लगभग स्फीयर है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। स्फीयर क्या है, सर्कल का समूह है ना। मतलब कि वैसे समूह नहीं कहा जाए, सर्कल बहुत सारा अगर मिला दे तो डिस्क बनता है। वैसे तो अगर डिस्क में हम और इस टाइप का शेप बढ़ा दें, इस टाइप का शेप बढ़ा दें, तब जाकर, और इधर से चारों तरफ से बढ़ा दें, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर। मतलब कि कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि छोटा सा सर्कल में एक छोटा सा सेंटर है, तो इतना फोर्स लगा रहा है कि चारों तरफ कहीं भी हम घूमे तो उसकी तरफ झुक जाते हैं। अब इतना बड़ा चीज का, मतलब इतना बड़ा अर्थ का केवल एक ही छोटा सा सेंटर है, यानी कि पूरा का केंद्र बिंदु जो है वो एक ही है, तो उसका तो पावर और बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो इसका मतलब वो और ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए। तो इसीलिए अर्थ का फोर्स वैसे भी ज्यादा भी निकालेंगे, कुछ देर में हम लोग अर्थ का फोर्स भी निकालेंगे। तो कहता है कि जो फोर्स लगाने वाला है वो है सेंटर। अगर अब हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तो ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी हम जहां से फोर्स लग रहा है वहां से कितना दूरी पे खड़े हैं, जितना अर्थ का रेडियस है। और उसका रेडियस कितना है इसी बात पे अभी देख ही लेते हैं, 6400 किलोमीटर। मतलब ये एवरेज निकाला गया है, ये एक्यूरेट नहीं है, कहीं पे 6300 भी है, कहीं पे 6400 कुछ भी है। ये एवरेज निकाले कितना आया है, 6400 किलोमीटर। मतलब कि हम ना चाहते हुए भी जहां से फोर्स लग रहा है वहां से 6400 किलोमीटर दूर है। अब अगर हम और ऊपर चले जाएं, मतलब 6400 पे जा रहे हैं तब इतना फोर्स लग रहा है, और ऊपर चले जाएं तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। अगर ये सोचने में हो रहा है दिक्कत, तो एक दूसरा प्लान है मेरे पास, और दूसरा प्लान ये है कि वैक्यूम के बारे में सब लोग सुना होगा। कहाँ होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर या बहुत ऊपर, या अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर के बाहर। एटमॉस्फेयर के बाहर, जो लास्ट ऑप्शन बोले वही है ना, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के भी बाहर ये एक वैक्यूम होता है। उस वैक्यूम में अगर हम पूछे फोर्स कितना है तो क्या बोलोगे, जीरो। फोर्स जीरो है तभी तो वैक्यूम कह रहे हैं ना उसको। इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स घट रहा होगा, तभी तो एक समय जाके जीरो हो गया। अगर बढ़ रहा होता तो फोर्स कभी जीरो होता, बढ़ते चला जाता। लेकिन एक्चुअली उसको जीरो होना था, यहाँ पे अगर करोड़ों भी रहता और यहाँ जीरो होना है, तब भी उसको क्या करना पड़ता, घटना ही पड़ता। तो यहाँ पे इसका मतलब कि जैसे जैसे हाइट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट,
उल्टा है ना, तो उस हिसाब से F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। पहले हम D लिखे हैं। अब कुछ लोग का कहना है सर R क्यों यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन में डिस्टेंस को R से क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का कॉमन डिस्टेंस है वो रेडियस पहले से फिक्स है। अभी बताया ना कि जो हम लोग जिस सरफेस पे रहते हैं उसका ऑलरेडी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इसलिए हम डिस्टेंस को D से नहीं डिनोट करके किससे डिनोट करते हैं, R से। ये न्यूटन का सोच था। उस हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है उसको, उस हिसाब से उसको फोर्स का फॉर्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई R, क्योंकि R नीचे है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि वाकई में फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 बाई R स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर कैसे आया उसको जानने के लिए हमको कौन सा लॉ देखना होगा, केपलर्स का लॉ देखना होगा। तो चलिए केपलर्स का लॉ पहले देखते हैं। हम लोग को न्यूटन्स लॉ में R स्क्वायर कैसे इंक्लूड हुआ उसको जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा, केपलर्स लॉ। अब केपलर जो है वो हम तुमको पहले ही बोलते हैं कि इसका नाम बीच में जबरदस्ती आया है, तो मतलब कुछ तो इसमें बात होगा। अब एक्चुअली इसके लिए एक और कहानी जानना पड़ेगा। कहानी कुछ यूं है कि आर्यभट्ट जब ये बताया कि पृथ्वी गोल होता है उस समय उसके बाद में कोई भरोसा नहीं किया। फिर 200-400 साल बीता, ज्यादा ही 500 साल के आसपास बीता, फिर आया तुम्हारा न्यूटन। दोनों एक ही एज का था, मतलब कि न्यूटन और केपलर दोनों लगभग 5-7 साल आगे पीछे का बात है। तो न्यूटन जब आया तो न्यूटन बोला क्या कि जो ऑर्बिट है, मतलब कि अब उसको उस समय तक पता चल गया था उस समय तक कि जो सन है ना वो अपने चारों तरफ घुमाता है प्लेनेट को। मतलब अगर सीधा बात में बोले, मतलब एक्टिव वॉइस में बोले, तो अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है, ये बात पता चल गया था तब तक। और न्यूटन जो है सोचा कि क्योंकि अब तुमको यह सोचने का तरीका बताते हैं, मेन क्रिएटिविटी है, डायरेक्ट रटवाना मेन नहीं है, समझना मेन। अगर न्यूटन के जगह पे तुम लोग रहता तो कैसे सोचता वो हम तुमको बता रहे हैं। तुम खुद एज्यूम करो कि उस समय तक ये बात पता चल गया था कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो 2D में चक्कर लगा या तो 3D में। मतलब 2D मतलब कि आर पार कर जाए, मतलब कुछ इस टाइप का। ये पॉसिबल है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा अब एक ऑप्शन कि चारों तरफ से घूम के जाए। तो चारों तरफ से घूम के जाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या फिगर क्या है तुम्हारे पास, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस टाइप का बहुत करोड़ों फिगर है। उसके बाद अब हाँ ट्रायंगल भी हो सकता है। उसके बाद जो तुम्हारा सर्कुलर शेप में है उसमें अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो एक सर्कल हो सकता है और नहीं तो फिर ये कौन सा शेप बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ऐसे करना था, कोई बात नहीं कर लेंगे, जब सही से बनाएंगे तो कर लेंगे। इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक। अब कोई भी वहां पे उस समय सोचेगा तो अब ये तो इमेजिनरी ऑर्बिट है, ये भी पता था, क्योंकि अगर इमेजिनरी नहीं रियल ऑर्बिट रहता तो हम लोग को यहाँ से दिखता ना। अगर कोई अर्थ फॉलो पे जैसे ट्रेन चलता है पटरी पे तो पटरी दिखता है ना हम लोग को, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी है कि रियल है, वो रियल है इसलिए दिखता है। अगर इमेजिनरी नहीं रहता तो भी नहीं दिखता। तो ये तो कंफर्म पता चल गया था कि ये जो ट्रैक फॉलो कर रहा है वो कैसा है, इमेजिनरी है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। अब न्यूटन ये सोचा होगा कि इमेजिनरी है और वहां कोई कैलकुलेट करके बताने वाला नहीं है कहां से मुड़ना है, तो अगर हम स्क्वायर में ऐसे करके यहां पे जब पहुंचेगी जहां से हमको मुड़ना है तो हमको यहां बताएगा कौन की मुड़ना है, कोई नहीं ना। तो कभी ऐसा भी होगा कि आगे बढ़ जाएगा, और ये एक बार अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक दैट इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट? नहीं ना, थोड़ा सा भी आगे गया तो कहानी खत्म। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा फिगर तो बिल्कुल नहीं होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगा तो उसको कहां से मुड़ना है ये कौन बताएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सर्कुलर में दो ही शेप बचा तुम्हारे पास, कौन कौन सा, एक खुद सर्कुलर और एक दूसरा इलिप्टिकल। उसमें से एक जल्दी जल्दी में होगा तो एक कोई भी चुन के डाल दिया। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाता तो पता चलता कि अगर सर्कुलर है तो इसका मतलब कि हमेशा इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सन से सेम रहेगा। तो अगर सेम रहेगा तो कभी भी अगर बरसात है तो बरसात ही रह जाएगा, गर्मी है तो गर्मी ही रह जाएगा, और ठंडा है तो ठंडा ही रह जाएगा। मतलब डिस्टेंस तो बदलेगा ही नहीं। लेकिन डिस्टेंस तो बदलता है, बारिश भी आता है, ठंड भी आता है और
गर्मी भी आता है। इसका मतलब तो यही है, एक लास्ट ऑप्शन, कि ओरिजिनल शेप जो इसमें से था वो कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, इलिप्टिकल। और ये बात बताया कौन, जो बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है वही इस बारे में बताया फाइनल, कि कौन सा शेप में होता है, इलिप्टिकल शेप में होता है। तो सबसे पहले हम इलिप्टिकल शेप बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाए यहाँ पे सन, यहाँ पे बनाए हम अर्थ, और ये रहा मेरा ऑर्बिट, यानी कि कौन सा शेप में बनाए इसको, इलिप्टिकल। तो केपलर का पहला लॉ क्या हुआ, केपलर का पहला लॉ हुआ कि इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट, सिर्फ अर्थ या सारा कोई, हर एक प्लैनेट के बारे में बात किया था ना वो, तो ऑल प्लैनेट लिखो या द प्लैनेट लिखो, कोई बात नहीं चलेगा। प्लैनेट को हम लोग पहले से जानते हैं तो द लिख सकते हैं ना। द प्लैनेट रिवॉल्व्स या रोटेट्स, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन ए इमेजिनरी ऑर्बिट हुज शेप इज इलिप्टिकल। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा थोड़ा सा यही मेन, एक्चुअली समझने वाला कोई है तो दूसरा ही है, तीसरा में भी समझना कुछ नहीं है, क्योंकि तीसरा भी स्टेटमेंट नहीं है, तीसरा एक्चुअली एक फॉर्मूला टाइप का है, तो समझना एक्चुअली दूसरा में ही मेन है। कहता ये है कि अगर हम 3 महीना अर्थ को बैठ के नोटिस करें बाहर से, मतलब हम कि अर्थ पे नहीं है या कोई भी प्लैनेट पे नहीं है, जैसे हमको मान लो मार्स को नोटिस करना है तो हम मार्स पे नहीं है, मार्स के हम साइड में होकर के देख रहे हैं कि 3 महीना में वो कितना चलता है। तो हम ऑब्जर्व किए कि शुरू का 3 महीना में ये लेकर यहां से लेकर के यहाँ पे चला आया, ठीक है, यहां से लेकर के यहाँ पे चला आया। तो अब हम तुमसे पूछेंगे कि इसका उस ऑर्बिट और अर्थ के बीच में एरिया निकालो। तो जैसे हम अभी घेरे हैं वैसे तुम भी घेरोगे, बाउंड्री बनाओगे ना, अर्थ से तो यही एरिया निकालेगा ना। अब इसको निकाल के तुम क्या करो, इसको शेडेड कर लो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। पहले क्या किया, इसको शेडेड कर लिए, उसके बाद फिर किसी दिन हुआ कि 1 महीना आराम से सो गया, जो ऑब्जर्व कर रहा था, यानी कि मान लो हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो 1 महीना में सो गए, तो 1 महीना में थोड़ा बहुत और चला होगा, मान लो यहाँ आ गया। अब यहां से उसको हम फिर 3 महीना ऑब्जर्व किए, जब 3 महीना वापस से ऑब्जर्व किए तो वहां से लेकर के केवल यहीं तक आया। लेकिन जब हम एरिया निकालने के लिए गए तुम फिर क्या करोगे, इसको यहां से, इसके रेडियस को यहां से मिलाओगे और फिर इसके रेडियस को इसके रेडियस से मिलाओगे और ऐसे करके घेर दोगे। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यही करोगे। तो ये यहां तक। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम सोचो कि जब ये अर्थ के पास था मार्स, तो उस समय इतना दूर में इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब इसका स्पीड क्या था जब अर्थ के पास था, तो ज्यादा था या कम था, ज्यादा था। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर कोई गलती किया है, जैसे आयुष गलती किया कोई और पिताजी के एकदम बगल में खड़े हैं, तो वहां से अगर जैसे ही डांट खत्म हो गया, हम तेजी से भागेगा कि आराम से भागेगा, तेजी से भागेगा ना। लेकिन अब आयुष के पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं, मान लो बाहर रहते हैं, तो यहाँ जो मन होगा वो करेगा, या हर बार फोन करके पूछेगा पापा आप खाना खा लें, जो मन वो करेगा ना। तो जब पास में था तो तेजी में भागा, जब दूर है तो मनमौजी की तरह आराम आराम से चल रहा है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल था। अब आगे इसके हिसाब से तुमको ये बात कंफर्म पता चला कि जब यहाँ था तो तेजी से चल रहा था और जब दूर गया तो थोड़ा स्लो चलने लगा। तो इस हिसाब से क्या अगर तुमसे हम पूछे कि क्या इसमें कोई रूल तुमको फॉलो करते हुए नजर आया, तो क्या बोलोगे, नहीं, नहीं है रूल। कब कितना स्पीड बढ़ाना है, एकदम एक्यूरेट उतना स्पीड बढ़ेगा, ये एकदम फिक्स नहीं है इसमें। तो जब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है तो उस हिसाब से, तो जब किसमें रूल नहीं होता है, जिसमें कोई डांटने वाला नहीं होता है, जिसमें कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो फिर मनमौजी हो जाता है ना। यानी कुछ तो उसमें बाउंडेशन होना चाहिए, तभी तो ये पकड़ के रखा है। नहीं तो उसी हिसाब से अगर बाउंडेशन नहीं रहता तो मार्स हो या अर्थ ऑर्बिट छोड़ के तो भाग जाना चाहिए था ना। कुछ तो रूल होना चाहिए रोकने के लिए। अर्थ का जब मन हो तब स्पीड चल रहा है, जब मन हो रहा स्लो हो जा रहा है, जब मन हो रहा है बहुत तेजी चल रहा है, तो कुछ तो इसका बाउंडेशन होना चाहिए। तो इसीलिए जो उसका बाउंडेशन है वो बाउंडेशन है ये, कि जो हम अभी शेडेड पोर्शन किए थे ना, ये वाला तो फाजुल हो गया। ये जो है ये एक्स्ट्रा एक मंथ है जो क्या किया हुआ था, जो नोटिस करने वाला है, यानी कि हम उस समय देख ही नहीं रहे थे इसको। लेकिन जो मेरा काम था वो ब्लू में शेडेड है, इधर वाला और इधर वाला। कहता ये है कि जो रूल फॉलो करता है प्लेनेट, वो ये करता है कि भले ही तुम्हारा देखने में लंबा लगे, छोटा लगे, तेज लगे, स्लो लगे, उससे मतलब नहीं है। अगर हम टाइम सेम लेते हैं, यानी कि अगर टाइम पीरियड हम सेम ले रहे हैं, तो जो सन से उस शेडेड पोर्शन का एरिया बनेगा वो भी क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर सपोज दैट इसका 414 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया, वैसे तो सेंटीमीटर में होगा नहीं, सेंटीमीटर तो एक्चुअली यही है ही है,
अगर हम सही में, हमको लगता है ना, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो लगभग इतना ही निकलेगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा ही निकलेगा, लेकिन ओरिजिनल में तो करोड़ों में होगा ना, क्योंकि 15 करोड़ तो यहाँ से अर्थ से सन ही किलोमीटर उतना दूरी पे है। तो इसका भी एरिया अगर 414 है, इसका भी कितना आएगा 414। मतलब कहता है कि अगर टाइम सेम रहेगा तो जो शेडेड रीजन का एरिया रहेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। समझ गया? ये था दूसरा। अब तीसरा में क्या है, तीसरा में कह रहा है केपलर कि अगर ये डिस्टेंस, यानी कि मार्स का डिस्टेंस कुछ और होगा, अर्थ का कुछ और है, मरकरी का कुछ और है ना, सबका अलग अलग है ना। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को क्यूब के फॉर्म में बढ़ाया जाए, मतलब अगर पहले 8 किलोमीटर था, अगर अब 512 किलोमीटर कर दिया जाए, तो तुमको तो लगेगा कि 8 का कितना गुना, 64 गुना किया गया है, तो टाइम भी 64 गुना बढ़ेगा। मतलब अगर 8 किलोमीटर को चलने में पहले 2 मिनट लग रहा है सपोज दैट, तो तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ फॉर्मूला नहीं बताया जाए तो अकॉर्डिंग टू ए कॉमन मैन आदमी क्या सोचेगा कि अगर 8 किलोमीटर 2 मिनट में, तो 512 किलोमीटर यानी कि इसका क्या गुना हुआ, 64 गुना। तो 64 से 2 को मल्टीप्लाई करके तुम बोलोगे कि सर 128 मिनट लगना चाहिए, ये ना बोलेगा कोई भी, कॉमन मैन तो यही कहेगा। लेकिन यहाँ पे रूल में थोड़ा सा चेंज है, कहता है कि अगर डिस्टेंस का क्यूब हो जाए, डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं तो पहले डील कर चुके हैं, डिस्टेंस का अगर क्यूब हो जाए तो टाइम का क्यूब नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। मतलब कि टाइम कितना लगेगा 512 किलोमीटर को चलने में, 2 का स्क्वायर यानी कितना मिनट, 4 मिनट। बस सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है, लेकिन जो है सो यही है। कितना लगेगा, 4 मिनट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और अभी ही बता देते हैं, तुम अभी ही जान लो कि इसका यूज करेंगे हम लोग, और वो ये है कि अगर तुम दोनों वेरिएबल, कौन सा 2 वेरिएबल है यार, एक टी और दूसरा डिस्टेंस, मतलब वही आर, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। और एक चीज और जान ही लो कि ये जो आर है ये स्मॉल से, सॉरी गलती से लिखा गया था, कैपिटल होता है एक्चुअली, स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग दिखाने के लिए कैपिटल लिखें, क्योंकि हम एक्चुअली वहां पे जो वहां यूज करेंगे F = GM1 M2 बाई वाला में वहां स्मॉल यूज करेंगे, तो यहाँ कैपिटल लिख लो, तुम स्मॉल भी लिख सकते हो वैसे। तो कैपिटल हम इसमें लिखे हैं क्योंकि ये जो R है ना वो फिक्स डिस्टेंस है, मतलब कि हर एक प्लैनेट का फिक्स होगा। कैसे? क्योंकि अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर उस हिसाब से, तो मान लो अगर ये मार्स माने थे ना, तो उस हिसाब से सर जो अब यहाँ पास में रहेगा तब तो इसका डिस्टेंस कम होगा, जब दूर जाएगा तो उस समय इसका डिस्टेंस लगभग दोगुना दिख रहा है, तो हम किसको मानेंगे, इसको माने या इसको माने, तो फिर समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट लोग कहे कि एक्चुअली ना इसको मानो ना इसको मानो। जब हम रिजल्ट देखने जाते हैं तो मेरे सब्जेक्ट में किसी में साइंस में 74 है, मतलब 74, मान लो कि मैथ में 89 है, हिंदी में 52 है, इंग्लिश में 98 है, ऐसे तरीके का मार्क्स आया है। तो आदमी हमसे हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं पूछ के डायरेक्ट कॉमन चीज निकालता है, क्या निकालता है, एवरेज। वैसे ही यहाँ पे भी हम ये सारा डिस्टेंस का क्या निकाल लेंगे, एवरेज। एवरेज निकाल लेंगे, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस निकाल के उसको जितना बार निकालेंगे उतना से डिवाइड कर देंगे जोड़ के। बस यहाँ पे नाम अलग रहेगा, एवरेज नहीं बोल करके फिजिक्स में उसको क्या बोलेंगे, मीन। तो इसका नाम क्या रहेगा, मीन डिस्टेंस। और टी टाइम पीरियड है, टी के बड़ा से लिखो, फर्क कुछ पड़ता नहीं है वैसे, ठीक है। अब तीसरा लॉ में ये कह रहा है, अच्छा तीसरा तो बता ही दिए, हाँ एक चीज जो अलग से बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि अगर ये दोनों वेरिएबल को एक ही साइड ले आया जाए, मतलब कि टी स्क्वायर यहाँ आर क्यू था, आर क्यू को इधर ही ला दें, यानी कि इधर आर क्यू लिखते हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 बचेगा ना यहाँ, 1 तो बचेगा ना। और 1 कैसा नंबर होता है, कांस्टेंट होता है ना। इसका मतलब अगर 2 वेरिएबल सेम फॉर्मूला में यूज होने वाले को अगर एक साइड ले आए तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि टी स्क्वायर बाई आर क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी ध्यान रखना है इसको, अभी जस्ट इसको 2 मिनट के बाद अभी यूज करेंगे, ठीक है। अब केपलर्स लॉ हम लोग को पता चल गया, तो अब केपलर्स लॉ के हेल्प से ये पता करेंगे कि न्यूटन को जो आर वाला मैटर फंस रहा था वो आर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है कि कैसे न्यूटन जो है वो, मतलब कि उसका मैटर क्या फंस रहा था, वो बनाया था m1 m2 बाई आर, और जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले उसमें क्या रहता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आर को बहुत चालाकी से आर स्क्वायर कैसे बदला वो हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये बताए थे कि जो अर्थ फोर्स लगाता है वो कौन सा लगाता है, इसका नाम क्या बताए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स बताए थे। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² बाई आर। ये आर जो है ना वाकई में रेडियस है, डिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ के केस में रेडियस और डिस्टेंस में दोनों सेम है,
इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस। वो अलग बात है, नहीं तो वाकई में जो फॉर्मूला लिखा गया है वो किसको मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है, डिस्टेंस या रेडियस? रेडियस को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है, क्योंकि ये कौन सा फिगर का बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर का। तो सर्कुलर में तो रेडियस ही ना होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पहले से डाटा है वो क्या है, mv²/r। सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि v = 2πr/t होता है, पढ़ा था, यानी कि v = s/t होता है ना, और s जो होता है वो 2πr होता है। तो ये भारी है इसलिए इसको छोड़ दो। ये तो पढ़ा होगा कि s = vt होता है, कि ये भी भूल गया, याद है ना? तो इस हिसाब से v = क्या आएगा, s/t। s मतलब क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस को यहाँ s नहीं लिखा, क्या लिख रहा है सब, r। तो तुम भी लिखो। तो यानी कि v = r/t है, तो v² के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू, बोलो जल्दी, r²/t² r। सही है यहाँ तक? अब एक और समस्या ये है कि तुम वाले पहले पढ़ा था कि केपलर्स का एक और लॉ था, मतलब केपलर्स का ही मेन यही लॉ था कि जो r का क्यूब होता है वो टाइम के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर हम लोग को पहले से मिल चुका है। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो ये r² को हम लोग किसमें बदल सकते हैं, r³ में बदल सकते हैं। तो r³ में बदलने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r से। लेकिन समस्या ये है कि मैथ्स में एक रूल है कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में कोई चेंज करेंगे तो ऊपर या नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो मेरा नया स्टेटमेंट बन के आएगा वो क्या आएगा, mr³ / t² सही है, ये r² आ गया ना। अब देखो, तुमको थोड़े पहले हम बहुत चिल्ला के बताए थे कि t² / r³ का रेशियो क्या होता है आपस में, ये कांस्टेंट होता है। थोड़े पहले ही हम बात कर चुके थे, क्योंकि हमको यहाँ पे काम में लेना था और बोले थे कि 2 मिनट के बाद काम में लेंगे भी, तो वो वक्त आ गया है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या मान लिया हम, कांस्टेंट। और मास तो ऑलरेडी सबका कांस्टेंट ही होता है, तो मतलब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो बचा सिर्फ क्या, r²। और इधर क्या था, f। अब तुमको एक बात और पता होगा क्लास 8 से ही ये बात, कि कोई भी चीज या कोई भी फॉर्मूला कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मान लो f = 2 × g है, सपोज दैट, एग्जांपल बस ले रहे हैं, g नहीं 2 × p कर लो, क्योंकि g तो ऑलरेडी इस चैप्टर में यूज होता है ना, कुछ लोग कंफ्यूज होकर कहीं फॉर्मूले ना बना ले इसको। f = मान लो 2p है, तो हम तुमसे पूछेंगे कि 2 को हम बदल सकते हैं क्या, नहीं 2 तो फिक्स हो गया, तो सिर्फ किसको बदल सकते हैं, तो ए पी बदलेंगे तो ए बदलेगा, क्योंकि 2 को बदल ही नहीं सकते। इसका मतलब जो तुमको स्टेटमेंट में थोड़ा देर पहले बोले थे कि कोई भी फॉर्मूला कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बचा क्या, सिर्फ f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो मतलब चाणक्य से वो r को r² में कैसे बदला ये पता चल गया ना। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 / r²। अब एक बात और, कि अगर कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ हो तो हम उसको प्रोपोर्शनलिटी को और कांस्टेंट में बदलना चाहते हैं, तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी को = में बदलना चाहते हैं तो हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। कांस्टेंट का वैसे अगर कुछ पता नहीं तो हम लोग क्या देखते हैं उसको, k। लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसका वैल्यू पता है, इसलिए k नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, g, कैपिटल G m1 m2 / r²। अब जो एक कैपिटल जी है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है वो कैवेंडिश दिया था, सबसे पहले हम नाम लिखे थे एक और। उसका नाम क्यों लिखे थे, क्योंकि उसका पूरा ग्रेविटेशन में एक जगह योगदान है, कहाँ पे, कैपिटल जी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू खोजने में। और वैल्यू कितना के बराबर है, 6.67 × 10⁻11। एक मिनट थाम बात, 6.67 × 10⁻11 के बाद यूनिट हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आता है बार बार कि यूनिट डिराइव कीजिए, किसका यूनिट डिराइव कीजिए, यूनिट ऑफ कैपिटल जी का यूनिट डिराइव कीजिए। तो अगर आज के बाद कभी भी तुमको कोई भी यूनिट डिराइव करने आए तो तुमको अपने आप आना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए। वैसा कुछ काम करो, देखो कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या है, f = g m1 m2 / r²। हमको किससे मतलब है, कैपिटल जी से मतलब है। तो इसके अलावा जितना भी टर्म है सबको इधर उधर करो, तो इधर उधर करोगे तो क्या आएगा, f × r² डिवाइडेड बाई m1 × m2 आएगा ना। f क्या है तुम्हारा, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, यानी कि जी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब हम इसका यूनिट यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि जी का वैल्यू कितना होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हैप्पी? ठीक। तो अब जो है तुम्हारा जो मेन फार्मूला हुआ ये हुआ, और जो तुम्हारा एक जो जानकारी के लिए फार्मूला और पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं वैल्यू पता होना चाहिए था, वो ये वाला था। ठीक है, अब इस वाले जो थ्योरी को अभी पढ़े जिसमें हम न्यूटन के बारे में पूरा बही खाता का हिसाब किए, इस थ्योरी का नाम क्या था, इसका स्टेटमेंट जो पढ़े उसका मेन टॉपिक का नाम क्या है, कोई बता सकता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, केप्लर्स लॉ हो गया, और साथ में कैवेंडिश का जी का वैल्यू भी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लिए, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी देख लिए। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं बस, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। हाँ, तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं उस पे। क्वेश्चन मतलब वैसे यहाँ पे मोशन से आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है। हम लोग अभी उसको शॉर्ट में या कैसे तरीके से बनाना है वो देखते हैं। कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ, एक्चुअली क्वेश्चन में इतना नहीं कहता है, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। हम और शॉर्ट करेंगे बुक से शॉर्ट। ई मतलब एस मतलब ठीक है। अब हमको फॉर्मूला क्या कैसे चाहिए, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसके लिए हम लोग को पहले से क्या पता था, इसके लिए हमको पहले से हमको पहले से जी पता है, लेकिन अब मास 1 यानी कि अर्थ का मास भी नहीं पता है, और दूसरा में सन का मास भी नहीं पता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी नहीं पता है। तो मतलब ये साइड में कोना में खोपचे में लिखा रहेगा गिवन करके, वो हम लिखते हैं, उसके बाद ये बनाना शुरू करेंगे साथ में। सबसे पहले यहाँ पे सन का जो मास है वो होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी। और जो मास ऑफ अर्थ है वो तो बहुत फेमस है और याद भी होगा, 10⁶ इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो आर है वो 15 करोड़ किलोमीटर। अगर करोड़ का बात करें तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो तुम, 1 5 के बाद क्या को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 इतना किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अब तुम्हारे पास तीनों डाटा अवेलेबल है। एक्चुअली हम पावर में भी लिख सकते हैं, सही बोला, पावर में भी लिख सकते हैं। 1.5 इंटू क्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको ये डिस्टेंस पता है। अब हम यहाँ पे एलिजिबल है बनाने के लिए, जी का वैल्यू लिखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 कितना है, पहले हम अर्थ का लेंगे ना क्योंकि अर्थ पे रहते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस यानी कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 1 मिनट 1 मिनट। दिक्कत यहाँ पे एक मैटर फंस गया कि यहाँ पे जो है वो किलोमीटर में, और जो ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है मीटर में। तो सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू मीटर। तो मीटर में बदलने के लिए कितना हमको करना पड़ेगा 1000। और जब हम यहाँ पे भी पावर लिखे हैं तो हम 1000 को ही पावर में लिखेंगे यानी कि 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे तुम देखो, अब देखो सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक हमको बनाना ये है कि हम 6.67 को 6.67 मानेंगे ही नहीं, इसको क्या लिखेंगे हम 20/3। क्यों? क्योंकि तुम अगर इधर कोना में डिवाइड करके देखो तो 3 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा 6.67 ही आएगा तुमको। तो 20/3 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू, हालांकि अगर हम बना रहे होते अपने लिए, तुम लोग के लिए नहीं बनाए थे तो हम ये पावर को पहले मन में ही कैलकुलेट करके एक साथ लिख लेते और ये 3 से 6 मन में ही काट के डायरेक्ट लिख लेते। तुम लोग अगर कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5। अब ये 8 और 3 कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 11 का स्क्वायर यहाँ पावर में करना है। हम तो पता था कोई ना कोई ये बोलेगा। 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर ऐसे है, तो जब पावर का पावर आता है दोनों आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 10 टू द पावर 22 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब 3 से 6 कट जाएगा, क्या बार में 2 बार में, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया, 1 पॉइंट और बचा है तो उसको फिर क्यों रहने दे, इसको हम एक और 0 बढ़ा देते। कहाँ बढ़ाते? यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिए।
200 किए हैं, देखा है ना, बाद में बोला कि 200 कैसे आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अब 200 इंटू कौन सा नंबर है इधर, 74, इसके अलावा कोई नंबर 2, ठीक है, इंटू पावर सबको एक साथ में करो तो 10 टू दी पावर, डायरेक्ट हम यहाँ ब्रैकेट में कॉमन ही लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, एक स्टेप फिर लिखेंगे, फिर उसके अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, टाइम वेस्ट, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, -11 सही है, +24 सही है, +30 सही है, और ये 22 इधर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -22। तब तक तुम लोग जोड़ के रखो जब तक हम ये लिख रहे हैं। 15 इंटू 50 कितना आया, बोलो, 11 और 22 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 30 20 50 और 4 54, तो 54 में से 31 घटाओगे तो 33 1 34 44 54, यानी कि 21 सही है। 10 टू दी पावर 21 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 50। अब काटना शुरू करो, 5 से 3 बार में, 5 से क्या बार में, 40 बार में, फिर 5 से 8 बार में, और ये 5 से क्या बार में, 3 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, कट सकता है, लगभग लगभग काट सकते हैं हम लोग, तुमको पहले ही बताए थे, या अभी बता देते हैं कि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट इसमें हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब कि अगर 2.1 है तो इसको लगभग हम लोग 2 भी मान सकते हैं, या इतना अगर नहीं करना है तो 2.05 को तो 2 पक्का मान सकते हैं, इतना तो बिल्कुल कर सकते हैं, आंख मूंद के कर सकते हैं। तो देखो 3 से 74 तो नहीं कटेगा, लेकिन 75 कटता है कितने बार में, 25 ना, तो लगभग लगभग इसको कितना बार में काट दिए, 25 बार में काट दिया। अब थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अब करके देखो, 25 और ये 8 दूना, अच्छा ये ज्यादा मुश्किल है, 25 दूना 50, 50 इंटू 8 थोड़ा ज्यादा आसान पड़ रहा है, कितना है 400 डिवाइडेड बाई 3, यही ना बचा, इंटू 10 टू दी पावर 21। अब 400 को 3 से काटोगे तो कितना आ रहा है, ये तो अब तो कोई भी कर लेगा, 1, उसके बाद 3 ऐसे चलते आ जाएगा ना, इंटू 10 टू दी पावर 21। तो अब तुम्हारे पास जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बात हो, तुमको पता है ना कि 2 डिजिट हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब 3 डिजिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1.3 पे लिख देंगे, इंटू 10 टू दी पावर 20, कितना डिजिट बढ़ा है, 2 ना, फोर्स निकाले थे तो ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स का, सही है, अप्रोक्सीमेट सही है। और एक्यूरेट भी निकालना है तो ये क्वेश्चन तो वैसे आसान पड़ेगा, लेकिन अगर किसी में वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ 6 था तो कट गया, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे रहेगा 769, यहाँ रहेगा 676, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कैलकुलेटर तो एग्जाम में ले जाएगा, देता नहीं है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर लेना। ऑप्शन इतना भी सटा के नहीं रहेगा तुमको, जैसे कि ऐसा नहीं रहेगा तुमको 2 इंटू 10 टू दी पावर 21 दे दिया और अगला ऑप्शन 2.001 इंटू 21 दे दिया, ऐसा नहीं देगा ऑप्शन, डोंट वरी, उसको भी पता है, इसलिए वो भी अप्रोक्सीमेट में ही देता है ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अब आगे हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पे। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग का बहुत मन में जिज्ञासा था बहुत लोगों की, सर स्मॉल जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, तो आज हम लोग उसको प्रूव करते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो आया कैसे। तो हम लोग को क्या करना है कि स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है, हेडिंग क्या है हम लोग का, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी निकाल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ये बात जान लो तुम कि जो जी होता है उसका पूरा नाम, मतलब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका नाम क्या है स्मॉल जी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा वो तुमको हम बताते हैं, मतलब कि तुमको मन में आया होगा कि जी को जब मन हुआ एक्सेलरेशन कैसे बोल दिया अपना मन से, उसके लिए हम तुमको एक बात बताते हैं, तुम खुद ही एग्री करोगे कि नहीं ये सही में यही होना चाहिए। अब देखो तुम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है ना, F इक्वल टू एम ए। अब एक और फॉर्मूला पढ़ोगे वेट का, m इंटू जी। अब ये भी पढ़े हो कि वेट जो होता है वो फोर्स ही होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी है, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, तो एम से एम क्या हुआ, कट गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, जी, यानी कि जी वेक्टर का क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। दूसरा तरीका भी है पता करने का, वैसे छोड़ो वो अभी नहीं, वो हायर क्लास का हो जाएगा, रहने दो।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा कि स्मॉल जी का एक फॉर्मूला हमको कोई भी लेना होगा। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बोर्ड पे लिखे थे, कौन सा लिखे थे, W इज इक्वल टू mg। अब एक और फॉर्मूला हम लोग लेने वाले हैं जो इस चैप्टर में पढ़े हैं। इस चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, पढ़े ना। अब ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि तुम लोग जानते होगे कि जो ग्रेविटेशन मतलब कि जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए जो हम लोग का फोर्स है उसे को क्या बोलते हैं, वेट। यानी कि अर्थ की वजह से जो हम लोग का फोर्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं वेट। तो मतलब दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों तो वही है। तो उस हिसाब से जो अर्थ का फोर्स है और जो हम लोग का वेट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो हम लोग का वेट है। और वेट बराबर है तभी तो जमीन में नहीं धंस रहे हैं, या ज्यादा होता तो कहाँ उठ जाते फिर। अगर हम लोग का ज्यादा होता तो हम लोग धंसा देते, और कम होता हम लोग का तो फिर हम लोग को अर्थ ऊपर फेंक देता। लेकिन हम लोग बीच में स्टेबल रुके हुए, इसका मतलब क्या होगा कि F इज इक्वल टू W होना चाहिए ना, ठीक है ना यहाँ तक। अब F क्या है तुम्हारा, F है तुम्हारा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और W क्या है तुम्हारा m इंटू G। अब एक बात हमको बताओ कि इसमें जो m1 m2 है उसमें से एक मास तो अर्थ का है, ये तो सही है, लेकिन दूसरा किसका है, ऑब्जेक्ट का। और इसमें जो m है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का ही है ना। तो यानी कि अगर हम इसको मतलब कि वेरीफाई करके लिखें, मतलब कि इसको हम और अच्छा करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक जो मास है वो अर्थ का है और दूसरा मास जो है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मास है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा G का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G m e बाई r। अच्छा r में भी अब देखो तुम यहाँ अर्थ सरफेस का बात कर रहे हो ना, तो अर्थ सरफेस पे अगर कोई खड़ा रहेगा तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा कि नहीं होगा। तो r को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, r e का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज का निकालते हैं। G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है, थोड़ा पहले क्वेश्चन में यूज किए थे 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर किसमें बदलना पड़ेगा हम लोग को, मीटर में, और उसका फिर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। 6.63 क्या लिख लिया हम लोग 20/3, और ये 6 अभी काट लो। तुम इतना तो काबिल हो गया ना कि काट सकता है मन में। 20/3 और यहाँ 6 लिख रहे हो, 3 से 6 कितना में कट जाएगा, 2 बार में। यहाँ 20 है तो 20 में कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 40 लिख दे, ठीक है। 40 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 24 कितना आएगा, प्लस 13 आएगा ना, ठीक है। यहाँ तक सही है। डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64, 2 बार 64 आएगा, और 64 के अलावा जितना जीरो सबको एक साथ कर लो, 2 और 3, 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 10, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10। तो यानी 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, सही है, ओके। अब इसको 8 से काटो, 8 8 64, 8 बचे 40, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, और कटेगा क्या, हाँ अभी और कटेगा ना। अब इसको खोल के लिखें तो कटेगा, ये 3 जीरो है मतलब कि 1000, 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 8, 8 से ये कटेगा 48 2 0 16 40, हाँ कट गया ना, और कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 64। अब तुम देखो तो लगभग 625 64, मतलब अगर 64 से तुम काटोगे तो कितना आना चाहिए 9 तो आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि 64 इंटू 10 कितना होता है 640 आता है ना। तो 640 से लगभग मिला जुला के लगभग बराबर ही है, इसके लिए इसका वैल्यू हम लोग कभी कभी 10 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट में, नहीं तो ओरिजिनल जो वैल्यू आएगा उसको जब डिवाइड करें तो कितना आएगा तुम्हारा 9.8। तो पता चल गया कि स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी यानी कि स्मॉल जी। वैसे भी कैपिटल जी में तो वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू तो क्या है यूनिवर्सल फिक्स्ड है, यानी कि वो कहीं भी चले जाओ, जुपिटर पे, वैक्यूम में, कहीं भी कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज करने का ही नहीं है। तो इसमें वेरिएशन हो सकता है, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो कौन सा जी। वैसे भी मतलब वही स्मॉल जी, वैसे भी हम लोग जब अर्थ पे हैं तो अर्थ हम लोग को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहा है, लेकिन जब अर्थ से ऊपर वैक्यूम में जाते हैं तो वहां खींचता ही नहीं है, मतलब जी का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तभी तो नहीं खींचता है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होता है कम हो जाता है, शाबाश।
क्या हो जाता है, कमते चला जाता है। अब समस्या यह है कि किस रेशियो में कमता है वो निकालना तो पड़ेगा ना। मान लो कि क्वेश्चन में पूछ दिया कि अर्थ से हम 4000 किलोमीटर दूर है, बताइए जी का वैल्यू अब कितना लग रहा है, तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, जो ओरिजिनल जी का, मान लो कि हम एक ले ही लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, मान लो ये रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ से कोई इंसान जो है ना वो दोगुना डिस्टेंस गया है, किसके, जितना रेडियस है ना उसका दोगुना और ऊपर चला गया है और यहाँ पे खड़ा है और हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे फोन करके पूछा कि बताओ भाई कि हम पे कितना यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू है। तो इस यहाँ वाला अर्थ के जी को हम लोग जी बोलते हैं, तो यहाँ वाला को तो जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसलिए सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो क्या मान लेते हैं, जी डैश मान लेते हैं। अब हमको जो ओरिजिनल जी का फॉर्मूला वो क्या है, ओरिजिनल जो जी का फॉर्मूला है वो है जी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है, इसको घेरे नहीं थे क्या, घेरेंगे तभी मानोगे कि ओरिजिनल है, नहीं तो नहीं मानोगे। जी क्या था, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। अब हमको जो जी डैश है उसमें भी ये जी तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, मास ऑफ अर्थ भी बदलेगा नहीं, तो बदला क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिस्टेंस बदला। जो पहले रेडियस ऑफ अर्थ हुआ करता था उसमें 2 रेडियस और ऐड हो गया है। हालांकि ये तुम्हारा जनरल फॉर्म नहीं, ये क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए जनरल फॉर्म के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। वो जनरल निकालेंगे तो अपना उसमें डाल के निकालते रहना। तो इसलिए हम आर ई में क्या जोड़ दिए हैं, हाइट, और क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहाँ डिस्टेंस में आर ई प्लस एच है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि तुम इससे तो निकाल ही सकते हो, यानी कि अगर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भाई निकाल के बताओ, तो ये पूरा निकालोगे, फिर जी का वैल्यू डालोगे, फिर मास ऑफ अर्थ डालोगे, फिर यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ डालोगे, फिर वहां हाइट डालोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे तुमको हम पूछे कि मेरा हाइट क्या है, तो तुम बोलोगे सर जी आप अपना एंकल का हाइट बताइए, अपना लेग का हाइट बताइए, अपना नी का बताइए, अपना थाई का बताइए, अपना ये वाला अपर पोर्शन का बताइए, गर्दन का बताइए और मुंह का बताइए, हेड का, तो हम आपका हाइट बता देंगे। इतना मेहनत करने जाओगे, उससे अच्छा हम डायरेक्ट बोल देंगे कि बोर्ड का हाइट है 40 सेंटीमीटर और हम इसका 1.5 गुना है, तो क्या बोलोगे तुम, कितना हाइट है मेरा, 60 बोलोगे ना, कितना आसान हो गया। वैसे ही हमको यहाँ पे किसका वैल्यू पहले से पता है, स्मॉल जी का वैल्यू हमको पहले से पता है ना। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है पहले से जो पता है हमको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये कहें इसका वैल्यू स्मॉल जी के फॉर्म में निकाल ले तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब तुम देखो स्मॉल जी में क्या था, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर था ना। अगर यहाँ पे तुम देखो तो जी एम ई पहले से है कि नहीं है। अगर हम यहाँ नीचे आर ई स्क्वायर डाल दें तो फिर समस्या तो वही है कि आर ई स्क्वायर नीचे डालेंगे तो ऊपर भी क्या होगा, आर ई का स्क्वायर हमको डालना होगा। अब तुमको ये पता है कि जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर मिले क्या बना लेता है, स्मॉल जी। इसका हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा मिलके जी हो गया और यहाँ से आर ई और आर ई प्लस एच का पूरा स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, अब जी अब तुमको ये फॉर्मूला देखने में उतना आसान लग नहीं रहा होगा, लेकिन आसान है, वो हम तुमको प्रूफ करके बताते हैं। जैसे हम हाइट क्या लिए थे पहले, 2r लिए थे ना, उसके बाद में हम बोले थे कि जनरल फॉर्म निकालना है तो हाइट ही निकाल लो उससे अच्छा, तो हाइट निकाले तो ये वाला फॉर्मूला आया। याद कर लो, तो सबसे पहले एक बार रिपीट करना है मेरे साथ सब ऑनलाइन वाले, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी कि जी पहले से जो है वो पता रहेगा, सिर्फ यहाँ एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो ये है कि आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो हाइट है मेरा वो मान लो कि 2 इंटू आर ई है, तो अब बताओ कितना आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच पे क्या डाल देंगे, 2r e का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 3r e का होल स्क्वायर। अब ये आर ई से आर ई कट गया तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ 1/3, उसका स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि जी बाई कितना आ जाएगा 9। अब जी का वैल्यू तुमको पता है 9.8, उसको 9 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखने में वैसे आसान लग नहीं रहा था लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन इन जी, मतलब कि अब तुमको कहीं भी कितना भी हाइट पे चले जाओ, ऑब्जेक्ट तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ पे न्यू जी यानी कि जी का नया वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैसेज करके पूछ लेना हमसे, मेरा नंबर डाल देंगे हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, नहीं तो बुक में तो होगा ही क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फ्री फॉल एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का फ्री फॉल और इसके जस्ट बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम लोग देखेंगे जो ग्रेविटेशन में यूज करना है। तो फ्री फॉल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ हेडिंग डाल लें,
फ्री फॉल का मतलब हुआ कि फ्री में गिरना, मतलब कि बिना पैसा के मुफ्त में ऐसा कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फ्री फॉल का मतलब है कि जैसे कि ये, अरे सही में गिर गया, देखो ये फ्री फॉल जो अभी गिरा है ना वो फ्री फॉल था, मतलब कि हम सिर्फ छोड़ दिए। अब तुम्हारे से सवाल, यानी कि जो भी देख रहे हो उससे सवाल ये है कि जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो उस समय हम सिर्फ इसको छोड़े हैं, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, यानी कि इसको हम सिर्फ छोड़े हैं तो 0। अब कुछ लोग का ख्याल मन में आता है कि जब सर हम फेंकेंगे तब भी तो 0 रहेगा ना, क्योंकि हम फेंक तो 0 से ही रहे हैं। लेकिन उसका जवाब ये है, तुमको हम प्रूफ कर देते हैं। हर चीज में, फिजिक्स में लगभग प्रूफ करने का मेरा आदत है। देखो, अगर हम तुम्हारे कहने का हिसाब 0 है तो जब हम इसको छोड़े, मतलब कि दोनों केस में तुम्हारे हिसाब से 0 ही है, तो जब हम पहला केस में छोड़ रहे हैं तो देखो ये मतलब सिर्फ छोड़े, अभी गिरा नहीं है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन उतना मतलब स्मूथ नहीं है। अगर ये स्मूथ रहता तो क्या होता, नीचे गिर जाता। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा ना। अब बताओ, अगर दोनों केस में 0 है तो फिर एक केस में आगे क्यों, एक केस में नीचे क्यों? प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय 0 नहीं रहता है, लेकिन जब हम सिर्फ छोड़ते हैं तो उस समय क्या रहता है, स्पीड 0। यानी कि अगर इसको हम छोड़े यहाँ से तो यहाँ पे हमको एक पहले से पता रहेगा कि u मेरा क्या होने वाला है, 0। अब हम इसी बात पे अपवर्ड का भी देख लेते हैं। मतलब जब अपवर्ड में हम कुछ चीज फेंके हैं और कह रहा है कि वो कहीं पे, मतलब अपवर्ड में फेंके और कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो तुमको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर किसी चीज को हम फेंके हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। यानी कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंके हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, फाइनली भी 0। अब तुम्हारे मन में आया कि सर रॉकेट को तो फेंकते हैं तो 0 नहीं था, तो फाइनली चला जाता है स्पेस से बाहर, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं। अब रॉकेट से हमको एक चीज और याद आया कि अगर रॉकेट को अर्थ सरफेस से हमको बाहर फेंकना है तो उसको एक एस्केप वेलोसिटी देना पड़ेगा। अगर उससे कम देंगे तो बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। और स्पीड कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना होगा तब। तो उसका क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, तुम एरोनॉटिक्स नहीं कर रहे हो जो तुमको उसका क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जब नॉर्मल क्वेश्चन में जो अपवर्ड मोशन में होगा उसका भी हम लोग क्या मान लेना है, 0। और अगर फ्री फॉल दिया हो तो u क्या मान लेना है, 0। अब ये u और v से तुमको बाकी का 3 फार्मूला, या कि टोटल 3 फार्मूला याद आ गया होगा। कौन सा फार्मूला याद आया होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या याद आया होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूला का काम क्या है, यहाँ पे इस फार्मूला का काम क्या है कि अर्थ में जब हम किसी चीज को फेंकेंगे तो हमसे पूछा कि बताओ जब हम छोड़े तब कितना देर में नीचे गया, जब नीचे टप्पा खाया तो उस समय कितना स्पीड होगा। टप्पा खाना का इंग्लिश यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग होगा, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब नीचे टकराया तब कितना स्पीड होगा, या फिर जब ऊपर फेंके हैं तो कितना देर में रुक जाएगा, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। तो उसके लिए हमको हाइट चाहिए होगा, उसके लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए होगा, ये सब पूछ सकता है। तो उसके लिए अब तुम इसमें से एक काम तुमको यहाँ पे ग्रेविटेशन में आसान है, मतलब जैसा मोशन में भारी हुआ करता था, यहाँ एक चीज तो तुम फ्री हो, और वो ये कि तुमको यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले से पता है, क्योंकि a इज इक्वल टू g और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुमको पहले से पता है। अब यानी कि जहां पे भी a है उसको हम क्या चीज में रिप्लेस करने वाले हैं, g में। दूसरा बात कि जब हम लोग जमीन पे आगे की तरफ चलते थे तो उसको बोलते थे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सिंबल होता था s। लेकिन यहाँ पे हम आगे की तरफ नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो या तो नीचे की तरफ करेगा या तो ऊपर की तरफ करेगा, और दोनों ही केस में इसको डिस्टेंस नहीं, हम क्या बोलते हैं इसको, हाइट। तो इसीलिए हम लोग s को रिप्लेस करेंगे h से और a को रिप्लेस करेंगे g से। यानी कि जो मेरा नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये वाला क्या आएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और ये फार्मूला तब का है जब हम लोग नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराए हैं तब का ये फार्मूला है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके हैं तो जब ऊपर फेंकेंगे तो उस समय का जो एक्सेलरेशन है वो लगा रहा है अर्थ नीचे, लेकिन हम लोग उसको फेंके कहाँ है, ऊपर। तो जब अर्थ लगा है नीचे, हम उसको फेंके हैं ऊपर, तो मेरा जो g है वो तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए जो ऊपर का फार्मूला होगा, यानी कि जो अपवर्ड के लिए फार्मूला होगा, उसमें g निगेटिव मानना पड़ेगा। अब अगर तुम देखो तो जितना भी g है वो सारा RHS में है, और उसमें भी प्लस के बाद है। तो नोटिस करो इस चीज को, RHS में है और प्लस के बाद है, यहाँ g है, यहाँ g है और यहाँ g है। तो मतलब कि जो भी मेरा हमको g को क्या लेना है, माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा,
यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, मतलब कुल मिला के मेरा फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये किसका फॉर्मूला है? अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तब का फॉर्मूला है। तो ये मेरा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हो गया। इन ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन में कैसा इक्वेशन यूज करना है वो भी हो गया, फ्री फॉल भी पढ़ लिए। लेकिन इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मास एंड वेट। क्या नाम है? मास एंड वेट। हम लोग का लास्ट हेडिंग है मास एंड वेट। वेट का हमें जस्ट फॉर्मूला थोड़ा देर पहले यूज किए थे और इसी से स्मॉल जी का वैल्यू भी निकाले थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहां से ये फॉर्मूला इतना सिंपल रहता, तो एक्चुअली हम लोग फोर्स में ही पढ़ चुके थे, तो यहाँ क्यों पढ़ा था? मतलब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। हम लोग पहले से जो जानते हैं वो क्या है, W इज इक्वल टू mg, यानी कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस पे यहाँ पे लोकेटेड है तो फॉर्मूला जब लगाना हो तो W इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? mg। लेकिन इन केस अगर हम लोग अर्थ सरफेस से इतना हाइट पे ऊपर है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए भी हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे, उसके लिए भी घबराने का जरूरत नहीं है। उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा W डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg डैश, यानी कि यहाँ का g लेना होगा ना तब, क्योंकि m तो बदलता नहीं है, बदलता क्या है? सिर्फ g। तो m तो नहीं बदला लेकिन g तो बदलेगा। तो g जो बदला हुआ उसका फॉर्मूला हमको पहले से पता है, g इंटू RE डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब कि ये हम लोग का नया वाला वेट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इस चैप्टर में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो पहले से अवेलेबल है। तो आपको इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू।